बात है कि डिस्ट्रिक्ट मंडी का सबसे बड़ा गौसदन जो है वो लठ बड़ौल में बनने जा रहा है। कुड महादेव में जो हमारे महात्मा ने ज़मीन हमें दी थी और उसकी 2 करोड़ की किस्त जो है वो परसों आ गई और बहुत बड़ा गौसदन बनने जा रहा है। जिसको हम आज भी बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी ज्वाइन की है जी टिकट देने के बाद जब चुनाव आएगा तो देखेंगे। जी अब भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ना मैं आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, वो समय बताएगा। जो चैनल के कुछ माध्यम से 2-3 बार हमने आवाज़ें उठाई है। एक डुग टोटल खुड्डी रास गदेड़ा स्कीम थी जो 2010 की उठाओ पेयजल योजना स्कीम है। आज भी वो अधर में लटकी हुई है क्योंकि वहाँ पे पाइपलाइन बीत चुकी है, का टैंक जो बन के तैयार है। उसमें क्या गति सेंटर की स्कीम है जो एक चौ गलू से लेकर चगेड़ बनगोटा की सड़क निकलने जा रही थी, वो कहीं ना कहीं वो अब ठेकेदार की है या इसमें डिपार्टमेंट की मिस्टेक है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन वो अधर में लटक चुकी है क्योंकि 5.25 करोड़ का वो बजट है, वो काम चल रहा था, बीच में रुक जाता है क्योंकि मात्र 600-700 मीटर वो शेष बनने के लिए रह गया है। तो लोगों की काफ़ी 6-7 नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और अभी हम मौजूद हैं विधानसभा जोगिंद्रनगर के विधायक श्री प्रकाश राणा जी के निवास स्थान गोलुआ में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है खबरखास टीवी में। मैं धन्यवाद करता हूँ कवर कास्ट का और आपका भी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि अभी आपने जो रिसेंटली ही बीजेपी भारतीय जो जनता पार्टी है उसको ज्वाइन करा है, तो सबसे पहले हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, किस तरह से देखते हैं अभी जिस तरह से आप एक इंडिपेंडेंट पूरा चुनाव जीतकर विधानसभा को आपने चलाया और 4 साल बीतने के बाद आपने जो भारतीय जनता पार्टी है वो ज्वाइन करी है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं उस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का और हमारे हिमाचल के अध्यक्ष आदरणीय कश्यप जी का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। अब उन सब का मैं और पार्टी के सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी सर, एक हम आपसे कुछ तीखे सवाल भी पूछेंगे क्योंकि आपने जैसे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा है, पहले आप आज़ाद चुनाव आपने लड़ा और आप ही काफ़ी अच्छे बहुमत से आप जोगिंद्रनगर में अपनी सेवा दे रहे थे। अभी जो आपने भारतीय जनता पार्टी का जो एक सदस्यता प्राप्त कर ली है, हम ये कहना चाहते हैं जैसे अब 2022 में चुनाव आ रहे हैं, चुनाव इलेक्शन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, जो चुनावी सरगर्मियाँ हैं वो अब ज़्यादा तेज़ी और तीव्रता से बढ़ रही है, तो हम ये चाहते हैं कि अब आने वाले चुनावों को आप किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली आप सबको भी ये पता है कि कोई भी आदमी इंडिपेंडेंट चुनाव जब लड़ता है जब उसको कहीं से भी टिकट नहीं मिलता है। जी और पहली बार अगर राजनीति में किसी को भी आना है तो वो शुरुआत इंडिपेंडेंट से ही होती है। जी तो मैंने शुरुआत इंडिपेंडेंट से की, लेकिन जब मैंने हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2017 में हिमाचल में बनी जी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बने। आज जयराम ठाकुर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबों के लिए और इस प्रदेश के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, बिना भेदभाव के कर रहे हैं। कोई ऐसा मुझे हिमाचल में हमारे 68 क्षेत्र हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन सबका उन्होंने बराबर का विकास किया है। तकरीबन कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां 100 करोड़ का कार्य ना हुआ हो। तो जब वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं और जब मैंने उनका स्वभाव को देखा, उनका नेचर को देखा, उनकी कार्यशैली को देखा, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने आप को भी भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि विधायक तो मैं बन गया, लेकिन आज हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री के साथ काम करने का अवसर मिला जो बिना भेदभाव से काम करते हैं, सबका काम करते हैं, ईमानदार व्यक्ति है। इसीलिए मैंने जब जो कुछ मांगा मेरे क्षेत्र के लिए उन्होंने वो दिया जो मैंने मांगा। और जोनर में इतने काम हुए, अगर मैं डिटेल से उनको बताने लगूँ तो कई घंटे लग जाए। जी जिस तरह आपने कहा कि जोगिंद्रनगर के लिए काम हुए हैं और आप बीजेपी में जैसे शामिल हुए हैं, इस बार के इलेक्शनों में क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी आपको टिकट देने वाली है आपकी बार? टिकट का ऐसा सवाल है, हम आज भी बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी ज्वाइन की है। जी टिकट देने के बाद जब चुनाव आएगा तो देखेंगे। जी अब भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ना मैं आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, वो समय बताएगा। जो कुछ भी होगा उसको देखेंगे। क्योंकि हमारा सवाल इसलिए ये था क्योंकि अभी
कुछ दिन पहले ही जो यहाँ के जो पूर्व विधायक थे जो जिनके साथ आपका मुकाबला हुआ वो हारे हैं बीजेपी के, एक हमें कहें तो मंत्री थे, विधायक थे, और ठाकुर गुलाब सिंह जी, उनका ये कहना है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हमारा ये कहना था कि जनता क्या ये जानना चाहती है कि क्या प्रकाश राणा जी भी टिकट के दावेदार हो सकते हैं और टिकट लाके इस बार के विधानसभा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। देखो, भारतवर्ष का लोकतंत्र एक इंडिपेंडेंट लोग हैं हम लोग, जी सब स्वतंत्र है, सबको अपना बात रखने का हक है। हर व्यक्ति को जिसको चुनाव लड़ना लड़ने की उसको राइट है। जी तो कोई भी चुनाव लड़े, मैंने नहीं लड़ा है, जी बिल्कुल वो देखेंगे, और जब समय आएगा तो देखेंगे। उनकी इच्छा, हमें खुशी है, जी वो भी चुनाव लड़े, और किसी ने लड़ना वो भी लड़े। जी आप लड़ना चाहते तो आप भी लड़ें, जी कौन रोक सकता है? सबको इसका हक है। बिल्कुल हमारा देश का जो व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था है, सब कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। तो हर व्यक्ति जो इसमें इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, जिसको चुनाव लड़ना लड़े। जी ऐसा। मतलब इसके हम ये माने कि जो हमारे विधायक जी हैं राणा जी, वो आश्वस्त हैं कि टिकट किसी को भी मिले तो आप जैसे ये पूछने का मतलब हमारा ये है कि जैसे बीजेपी किसी और को टिकट दे देती है आपको ना टिकट दे के, तो आपका रवैया क्यों रहेगा? क्योंकि आपने तो सदस्यता ले ली है बीजेपी की। मैं आपकी अच्छी बात समझ रहा हूँ, वो समय बताएगा। जी मैंने एक ही बात आपको बोली है कि विषय के घर में क्या छिपा है, क्या प्लान होता है, वो हर दिन एक नया बन के आता है। जी उसको देखेंगे क्या है, क्या होना है, किसको टिकट लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको देगा। ये जो है ये हम थोड़ा नहीं डिसाइड करते, हाई कमांड डिसाइड करती है, और देखेंगे, उनका फैसला सबको मानना पड़ेगा। जी मतलब आप फैसले मानेंगे, जो उनका हाईकमान का फैसला होगा वो राणा जी मानेंगे। राणा जी, एक जिस तरह से अभी हिमाचल में पहले दो पार्टियां थी, बीजेपी कांग्रेस, अब की इस चुनाव में आपने देखा कि जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, हिमाचल में क्या देखते हैं आप उनका? हिमाचल एक ऐसा राज्य है, पंजाब को साथ हम हिमाचल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जी हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, जी और हिमाचल में ही आप ऊप चलने वाली नहीं है, जी आपके बस की बात इधर नहीं है। और पंजाब के हालात ही देख लो कि कैसे। दिल्ली में उन्होंने अपनी सरकार बनाई, मैं मानता हूँ। दिल्ली एक, आपको पता है, पॉपुलेटेड एरिया है, काफ़ी पॉपुलेशन है, एरिया इतना बड़ा नहीं है, और उसको कंट्रोल करना, वहाँ काफ़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी इनकम है, काफ़ी आय है। ऐसा भी नहीं वहाँ आय के साधन काफ़ी है, ये पहाड़ी इलाकों में थोड़ा नहीं है। यहाँ तो कई जगह बर्फ़ गिरेगी, कई जगह अब स्लाइडिंग चलेगी, कई जगह बादल फट रहे हैं। हिमाचल की जो एक परिस्थिति है, उसको आप कंपेयर ना पंजाब से कर सकते हैं, दिल्ली से कर सकते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और 100% बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से इस वक्त जो 5 सालों में कार्य हुए, बल्कि ये 2 साल कोरोना के भी निकले, फिर भी यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। देखो कि उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद इस हिमाचल को रहा है। आज केंद्र की तकरीबन सारी स्कीमें जो हिमाचल में लगी है, हिमाचल के हालात इस वक्त, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हिमाचल के पास इतना धन नहीं है, और कर्ज का भी बोझ हिमाचल पे है, जो लोनिंग है काफ़ी है हिमाचल पर। आज कितना पैसा हमारा इंटरेस्ट में जा रहा है, रीपेमेंट में जा रहा है। आज हम डिपेंड है केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय मोदी जी की सरकार है। आज जितनी भी स्कीमें लग रही है केंद्र से, जो मेरे क्षेत्र को IPH की 435 करोड़ की लगी है, सब क्षेत्रों कहाँ, ये केंद्र का पैसा है। तो हिमाचल की जनता इस चीज़ को अच्छी तरह समझती है। अगर आप कहते हैं कि दूसरी पार्टी आएगी तो हिमाचल का भला कहाँ से होगा? हम केंद्र पर डिपेंड है, हमारे पास इतने फंड नहीं है, ये कैसे सरकार को चलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार बैठी है, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब हिमाचल का भला होगा, और इस बात को हिमाचल के लोग समझ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि पानी और बिजली और बस में किराया, इसकी बात हुई है। पानी भी उसी बात में मैं आ रहा हूँ ना। पहले आपने बोला कि इसकी कीमतें, महंगाई, तो महंगाई का तो मैं जवाब पहले आपको दे दूँ ना। जयराम ठाकुर जी ने ये चीज़ें सस्ती की, 125 यूनिट फ्री की। मुझे लगता कि यहाँ पर 70% घरों के जो बिल, अब 0 बिल आएगा। महिलाओं के लिए अगर आधा बिल किया तो ये भी खुशी होना चाहिए आप सबको, महिलाओं के लिए इतना मान सम्मान दिया। उसके बाद एक बड़ा काम किया जो आपने नहीं कहा, भाई पहले पेंशन लगती थी 80 साल में, बुढ़ापा पेंशन, आज 60 साल में पूरे हिमाचल को की। कितना पहले अगर तकरीबन हमारे जो है 4 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, अब 7-8 लाख लोगों को मिलने लगी। तो कितना फ़र्क है। अगर ये चीज़ें अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने की, और हिमाचल की जनता इस तरह को अच्छी तरह से समझ रही है कि आज गरीबों के लिए हेल्थ कार्ड, 5 लाख का इलाज हो रहा है, ऐसी कई स्कीमें हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसकी तो आपको सराहना करना चाहिए।
जी, कुछ कार्य ऐसे हैं बाकी इस काबिल तारीफ़ है, सराहना है सरकार की, लेकिन कुछ कार्यों से लोग जो है परेशान हैं। जिस तरह से ओपीएस का मुद्दा लोग उठा रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा ले रहे हैं। उसके बाद सर ये अगर बात करें तो आपने कहा कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। वहीं जो पुरुष वर्ग है वो ये कहता है कि हमें अछूता क्यों रखा गया? अगर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सरकार देती है तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं दिया? थोड़ा इसको, हमारा एचआरटीसी पहले ही लॉस में, इसको भी करेंगे जी। टाइम आने पे। इसको थोड़ा एकदम कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। अगर आज महिलाओं के लिए की है, आगे जेंट्स का भी करेंगे। जैसे पहले महिलाओं के लिए 65 ईयर और हमने बुढ़ापा पेंशन की थी, अब सबको 60 कर दी। तो ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के ध्यान में है, ये चीज़ करेंगे हम लोग। जी। ओपीएस का मुद्दा से ओल्ड पेंशन स्कीम, देखो इसकी डिस्कशन चली है, कमेटी भी इसकी बन रही है। मुख्यमंत्री भी चाहते कि ये चीज़ का कुछ ना कुछ हो जाए। कुछ चीज़ें होती है केंद्र में भी होती है। आज ये कांग्रेस जो बोल रहे भाई ओपीएस है, तो इनकी सरकार रही, इन्होंने क्यों किया? ये तो 2003 से बंद है। तो ये बोलते अब करेंगे, तो पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? तो केंद्र में भी 2 बार इनकी सरकार रही है नहीं। बीजेपी सरकार करेगी? भाई उसके लिए ये केंद्र का ये जो हाई कमांड इसको डिसीजन लेगी और इसमें बातचीत चली हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका हल निकलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपने कहा कि आईपीएच की 450 करोड़ की स्कीम जो है जो इंधन के लिए आई है। मेरे क्षेत्र में ज़्यादा बातें तो नहीं मैं करूँगा। अगर किसी के पास है तो वो अपना आंकड़े, मैंने तो देखा था 12 से 17 तक की आप हिस्ट्री देखो। 12 से 17 तक भाई कितने बार मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं और क्या क्या किया है, कितने शिलान्यास उद्घाटन किए। मैं नहीं यहाँ था, आप ही बता दो कितनी बार मुख्यमंत्री आए 12 से 17 तक, क्या क्या किया उन्होंने यहाँ पर। लेकिन आप ही का मैं बताता हूँ, जो 17 से जो अब 22 तक का मुख्यमंत्री जो है, मुझे लगता कि अभी 8-10 बार यहाँ आ चुके हैं। और उन्होंने जो सबसे पहले हमको सब तहसील मकरीड़ी जो चालू हुई, दी मिली या नहीं मिली, आप ही तो हमारे कंस्टिट्यूंसी के ही हैं। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी सब डिवीज़न मकरीड़ी जो चालू होने वाला है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पिपली जो चालू हो गया, बस डिपो जुगनगर जो चालू हो गया, उसके बाद जो आईपीएच डिवीज़न चौंतड़ा जो चालू हुआ, आईपीएच डिवीज़न चालू। सबसे ज़्यादा हमें आवश्यकता थी इस क्षेत्र में आईपीएच डिवीज़न की थी। आईपीएच डिवीज़न कहाँ पद्धर में आज तक क्यों नहीं आया? और आज आईपीएच डिवीज़न मिलने से 435 करोड़ की स्कीम इस क्षेत्र को लगी। मैं समझता हूँ काम नहीं हो पाया, काम तो 25% भी नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना में 2 साल जो है हम जो है भी पीछे रह गए, उतने काम नहीं हो पाए। एक पूरा पैसा जब धरातल में उतरेगा तो आप देखना यहाँ पर आज खुशी होना चाहिए आपको। 2 टेंडर लगे हमारे, बहुत बड़े बड़े लगे, स्कीम में लगी, टेंडर भी हो गए। एक तो चौंतड़ा के लिए 77 करोड़ की जो स्कीम लगी अपनी सिंचाई की, एक लड़ बढ़ोल इलाके के लिए 66 करोड़ की स्कीम सिंचाई की लगी। आज 435 करोड़ की स्कीमें, बहुत बड़ी देन है। एक हमारा पोल्ट्री फार्म था, उसको हम दोबारा चालू कर रहे हैं चौंतड़ा में, उसका भी तकरीबन हो गया है। आज लड़ बढ़ोल में ITI ली, सिविल हॉस्पिटल लिया हमने, एक्स सर्विसमैनों की कंटीन हमें दी। आज हमें चौकी से ठाना लड़ बढ़ोल मिला। आज अटल आदर्श विद्यालय बढ़ोल में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसका फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं, जो उस पर 80-100 करोड़ खर्च होगा। एक जो है हमारा बोर्डिंग स्कूल बनने जा रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय हमने लड़ बढ़ोल को किया, उत्कृष्ट महाविद्यालय जो है जुगनर को किया, उत्कृष्ट विद्यालय अब जो है हम भराड़ू को करने जा रहे हैं। और आज एक और खुशी की बात है कि डिस्ट्रिक्ट मंडी का सबसे बड़ा गौ सदन जो है वो लड़ बढ़ोल में बनने जा रहा है। कुड महादेव में जो हमारे महात्मा ने ज़मीन हमें दी थी, और उसकी 2 करोड़ की किस्त जो है वो परसों आ गई, और बहुत बड़ा गौसदन बनने जा रहा है, जिसको 4-5 करोड़ खर्च होने जा रहा है। ये आप लोगों को बधाई, और पूरे क्षेत्र को बधाई जुगनर को। जो आवारा पशु है, जो हमारी गौ माता आज रोडों पे, हम सबको इकट्ठा करके उधर गौ सदन में ले जाएंगे बहुत जल्दी। उसका फाउंडेशन स्टोन मुख्यमंत्री रख रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है, राणा जी ने बहुत अच्छी बात की कि गाँवों के लिए वाकई ही बहुत ज़रूरत थी हमारे क्षेत्र के लिए। एक अच्छा बेहतरीन कार्य हुआ, जो कार्य अच्छे हुए हैं उन्हें हम अप्रिशिएट भी करेंगे, क्योंकि ये कार्य बहुत ही बड़ा कार्य हम इसे कह सकते हैं। लेकिन राणा जी, बीच में जैसे आपने पानी की बात करी, एक आपको पता है जो पुराने जो टाइम की बात है, हमारे चैनल के माध्यम से 2-3 बार हमने आवाज़ें उठाई है। एक डुग टोटल खुड्डी रास गदेड़ा स्कीम थी, जो 2010 की उठाओ पेयजल योजना स्कीम है। आज भी वो अधर में लटकी हुई है, क्योंकि वहाँ पे पाइपलाइन बीत चुकी है, वो लीटर का टैंक जो बन के तैयार है। उसमें क्या गति सरकार ने की है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है जी। मैं खुद जो है पैदल चल कर गया, वहाँ मंदिर जो है कौन सा मंदिर है वहाँ, सुरगनी माता मंदिर, टैंक तैयार है, पाइप मैंने देखी। हम यहाँ से चल के पैदल गए हैं उधर मेन रोड से, और मैंने खुद जाके देखा है। बहुत पैसा उसको खर्च हुआ है, तकरीबन मुझे लगता कि
1 करोड़ के करीब उसको खर्च हुआ, आसपास वो खर्च हुआ, लेकिन वो स्कीम कुछ केंद्र की थी, वो बंद हो गई। उसके लिए हम फंड का इंतजाम कर रहे हैं। हम उसको इनको बहुत ज़्यादा जल्दी चालू करेंगे। उसको अभी भी मेरे को लगता है कुछ 95 लाख और चाहिए, उसका हम बंदोबस्त किया है, कर रहे हैं अभी, उसको चालू करेंगे हम। और सर एजू बसाई एक सड़क थी जिसमें जो खुड्डी तक जो है वो पक्की हो चुकी है, त्रेमली तक पक्की हो चुकी है, इवन एक पंचायत छूटी है कोलंग पंचायत। सर इसके बारे में जाएंगे, उसका काम कब स्टार्टअप करने वाले हैं? हाँ, थोड़ा सा वो बीच में एक टोटा रह गया। देखो ये जो टायरिंग इसको होनी थी, लास्ट ईयर होनी थी, लेकिन वो ठेकेदार ने ठेका लिया, उसने किया नहीं। तो अभी हमने की है, जो अब ये बरसात उतर गई इसको, उसके बाद हम उसको सही करेंगे। और जो 2 ब्रिज थे वो भी हमने चालू कर दिए, उसका भी हम बहुत जल्दी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। जो 2 ब्रिज कई दिनों से पड़े थे, मैं आया परसों इसी रोड से आया, तो वो भी हम कार्य पूरा करेंगे। आज रोडों के हालात आप देखो, सड़कों के हालात बड़े अच्छे हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रशासन का भी। और मुख्यमंत्री के पास ये डिपार्टमेंट है, अपना PWD, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में तकरीबन 130-35 करोड़ के जो है रोडों के जो कार्य चले हुए हैं। कितना अच्छा रोड बना, देखो अपना ढेलू से लेके ये चौकी होके जो त्रामट में मिला, ऐसे लगता पानी की तरह रोड बना। आज 13 करोड़ का जो काम चला है, बड़होल से जो लड बड़होल वाले, हमेशा लड बड़होल हो चाहे पंजाड़ हो, कोई एरिया सबको गोलवा होके जाना पड़ता था, एजू होके जूनगर, और कितना टाइम लगता था। अब ये जो रोड लड बड़होल मोडुग होकर जो जूनगर जा रहा है, लड बड़होल के लोग 35-40 मिनट में जो है जूनगर पहुंचेंगे। 13 करोड़ का काम चला हुआ है। हमारे ऐसे 6-7 रोड है, कोई 13 करोड़ के है, कोई 7 करोड़ के है, कोई 5 करोड़ के है, 6 करोड़ के, सारे काम चले हुए, जोरों से चले हुए हैं। सर 1 करोड़ और है, सड़क की बात की आपने। एक सेंटर्स की स्कीम है जो एक चौगलू से लेकर चगेड़ बनगोटा की सड़क निकलने जा रही थी, वो कहीं ना कहीं वो अब ठेकेदार की है या इसमें डिपार्टमेंट की मिस्टेक है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन वो अधर में लटक चुकी है क्योंकि 4.25 करोड़ का वो बजट है, वो काम चल रहा था, बीच में रुक जाता है क्योंकि मात्र 600-700 मीटर वो शेष बनने के लिए रह गया है। तो लोगों की काफ़ी 6-7 पंचायतों के लोगों की ये भी उम्मीद है कि राणा जी इसको जल्द करवाएंगे इलेक्शन से पहले। नहीं, उसका ऐसा है, उसका देखो ठेकेदार की समस्या खड़ी हो गई उधर। जी अब वो टेंडर तो, अब ऑनलाइन टेंडर है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। और जो ठेकेदार की बार बार समस्या आ रही है, उसकी एक जगह नहीं है, कई जगह समस्या है। प्रशासन अब उसको ध्यान से देख रहा है, आगे ऐसा ना हो उसके लिए हम बड़े ठोस कदम उठा रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता भी इतने ठेकेदार काम कर रहे हैं, एक ही ठेकेदार के साथ क्यों समस्या हो रही है। अब लोग तो ये चाहते हैं कि उनका काम जो है वहाँ का जल्द से जल्द बने, क्योंकि लोग तो चाहते हैं, लेकिन जैसे अब कोर्ट में इशू गया, उसका हम कुछ हल कर रहे हैं। इसको कैसे कैंसिल कि विदिन 6 मंथ में इसका कोई ना कोई होगा, हल कैसे नहीं होगा, करेंगे। फंड उसमें पड़ा हुआ है ऐसा। तो राणा जी एक चीज़ आरक्षण की बात करते हैं हम। इलेक्शन की तैयारियां, इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें आरक्षण भी कहीं ना कहीं अब की बार जो है एक मुद्दा रहने वाला है। आरक्षण इस तरह का कि क्या ये आरक्षण खत्म होना चाहिए? आरक्षण जो है किस आधार पे देना चाहिए? क्या इसको एक आर्थिक आधार में देना ठीक नहीं? देखो ये सरकार के नॉलेज में ये बात है, इसकी कमेटी भी बनाई गई। इसका पीछे हमारा सेशन धर्मशाला में लगा, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। अच्छी बात है, जनता को इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। और सरकार इसके बारे में सोच रही है, कमेटी बनी है। हर चीज़ को समय लगता है कि कैसे इसको हम करें। हम भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति को उसका जो है मतलब लाभ मिले, ऐसा नहीं कि एक ही जाति को या दूसरी जाति को, सबको उसका लाभ मिले, उसके बारे में स्टेप उठाए जा रहे हैं। जी। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और उठी है, जिस तरह से सभी डिपार्टमेंट का नौकरियों में पेंशन बंद कर रही है सरकार, तो कहीं ना कहीं आप तो लेते नहीं है क्योंकि आप तो, आपके मंदे भी आप नहीं लेते हैं, लेकिन हम दूसरे मंत्रियों के भी पूछेंगे कि भाई ये चीज़ बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जो जैसे एक बार MLA बन गए तो दूसरी बार बनेंगे तो 2-2 पेंशन ले रहे हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये बात आपकी सही है। इसमें भी जो हमारी हाई कमांड सोच रही है, जी ऊपर सेंटर्स केंद्र की सरकारें भी सोच रही है कि इसमें कोई ना कोई स्टेप लिया जाए। और मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे आज मुद्दा बड़ा पेंशन का भी उठा है, और ये हमारी स्टेट में पूरे भारतवर्ष में उठा है, ऐसा भी नहीं है कि ये स्टेट का ही मसला है, ये पूरे भारतवर्ष का है। अब वो जैसे जैसे अब इसमें केंद्र का नेतृत्व अब इसको ध्यान से देख रहा है। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, इसका कोई ना कोई हल निकलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जी सर, आखिरी में किस तरह की चुनाव की तैयारियां हैं, बात करेंगे आखिरी की। अब चुनाव की तैयारियां किस तरह से हो रही हैं, किस तरह से अब आप लोगों से मतलब लोगों की समस्याओं को कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है, हम कहना ये चाहते हैं कि समय भी थोड़ा कम है, और आपकी तैयारियां किस तरह की हैं? मैं एक ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जी जो मेरे पास आता है मैं सबको मान सम्मान इज्जत दे रहा हूँ जितना मेरे से हो सकता है।
मैंने अपनी सैलरी भत्ते सब ट्रस्ट को देकर लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ। आज कितने हम जो बीमार है, किसी की बेटी की शादी है, सबको हम हेल्प कर रहे हैं, पढ़ने को हेल्प कर रहे हैं गरीब बच्चों को। और दूसरा जो है, हमने जितने भी हैंडीकैप्टेड लोग मेरे क्षेत्र में थे सबको आज हमने ऐसी ऐसी व्हील चेयर दी है, उसमें कमोड वगैरह लगाया। पहले उनको वॉशरूम उठा के लेके जाते थे, आज वो कुर्सी में बैठकर उनको सुविधा मिल रही है। और कितनी हमारी बहनें जो एक जिनका सुहाग का जैसे जो विडो हो गई, विधवा हो गई, आज हमने एक नई शुरुआत की। आज साल 1.5 साल हो गया। उनके घर की हालत बड़ी ख़राब थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कोई ऐसी बहन विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है, 2-2 बच्चे छूट गए, 35-40 साल उनकी उम्र है, वो कहाँ जाएगी? वो डिपेंड रहती थी सिर्फ उनको सरकार की पेंशन लगे, या तो उनको जो है मनरेगा भी पूरा साल तो नहीं मिलती है। आज मुझे खुशी इस चीज़ की है कि आज हम सैकड़ों बहनों को हम अपने पास से पेंशन दे रहे हैं, उन गरीबों को। और हम उस जब तक देंगे तब तक उनको सरकार की पेंशन नहीं लगती। और एक मेरे क्षेत्र में एक अलग सा माहौल है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, बिना भेदभाव के मैं आज काम कर रहा हूँ। कोई ऐसी पंचायत नहीं है जिसको हमने धन नहीं डाला हो, कोई ऐसा महिला मंडल जिसको मैंने पैसा नहीं दिया हो। प्रकाश राणा एक ऐसा विधायक है, मैं सबको मान सम्मान दे रहा हूँ, सबको इज्जत दे रहा हूँ, और मैं देता रहूँगा। वो पहले वाली राजनीति उस तरह की नहीं है, बिना भेदभाव के हम काम कर रहे हैं और जनता इस चीज़ को समझ रही है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर कोई समस्या है। यहाँ पर इस क्षेत्र में लोग दिल से जुड़े हुए हैं। आपने कहा लोग दिल से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही आपने बात कही है। लेकिन सर यहाँ पे एक बात चली थी, हमने सुना था कि यहाँ पे कोई बड़े प्लांटेशन लगने वाले, कोई मशरूम का प्लांट यहाँ पे लगना था, या कुछ इस तरह से कुछ उद्योग या दूसरे लोगों के लिए कुछ रोज़गार के लिए संसाधन जुटने थे, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, कोशिश की है, जहाँ पर भी नौकरियाँ लगी हैं यहाँ पर, ऐसा भी नहीं कि नहीं लगी। और जो डिज़र्व लोगों को लगी है, हमने अगर लगी नौकरियाँ तो हर पंचायत को एक पंचायत बोल दे जिस पंचायत का आदमी ना लगाओ, जहाँ जहाँ निकली। मशरूम प्रोजेक्ट की बात, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में आया था शुरू में, और जगह का हमारे पास उसकी जो जगह का हम प्रबंध नहीं कर पाए। जगह का एक करसाड़ बसाल में एक जगह हमें मिली थी, और लोगों ने दे भी दी। बाद में 1-2 फैमिली जो है अब होते हैं बीच में मिसगाइड करने वाले, तो पीछे हट गए और मशरूम का प्रोजेक्ट यहाँ नहीं लग पाया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाले था, धर्मपुर में लगा प्रोजेक्ट, लेकिन इधर नहीं लग पाया। ज़मीन की लैंड की वजह से, कोई भी चीज़ के लिए लैंड तो चाहिए। अब कौन लैंड देता है यहाँ पर? एक वर्कशॉप हमने जैसे आई बस डिपो लिया, वर्कशॉप के लिए हमें जगह नहीं मिल रही थी, पूरी जगह ढूंढ दी। फिर एफआरए हम फॉरेस्ट की जगह हमें नीचे वहाँ पर डोग में मिली, और हमने उसको एफआरए केस बना के 27 लाख हमने फॉरेस्ट को भर के आज वहाँ पर वर्कशॉप का कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या आ रही है जगह की। अगर आज गौसदन हमने लाया तो बाबा जी ने जगह दी, महात्मा ने, हमारे कुड महादेव के पास। आज देखो सबसे बड़ा गौसदन बनने जा रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं, ये लोगों की ये तो जैसी जिस तरह की ऐसी बातें करते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब इशू, अब उसके लिए अब लोगों का काम है मिसगाइड करना। अब अग्निपथ योजना देखो आई है, कितनी अच्छी योजना है, कितने बच्चों को आप, और उसमें भी देखो राजनीति हो रही है। अरे मैं तो कभी कभी इनको कि इन बच्चों का, मासूम बच्चों का आप सहारा दे के राजनीति कर रहे हैं, इनको साथ लेके इनके साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे कौन सा, जब अगर अग्निपथ योजना को समझने की ज़रूरत है, इसको समझो तो सही पहले। अब इसमें पहले जो है 6,000 कुछ भर्तियाँ होती थी साल में, अब जो 46,000 में भी 25% जो रेगुलर होंगे, यानी इसमें 11,000 तो रेगुलर होने ही हैं। भाई आप भी मेहनत करो, आप भी होंगे। अगर नहीं भी हुए तो उनके लिए कई तरह का उनके लिए जो है साधन है, क्योंकि जो बच्चा एक बार अग्निवीर बन के निकलेगा, 17.5 साल में बच्चे को ले रहे हैं। अब ये बताओ भाई, 17 साल में कौन से बच्चे को नौकरी लगी यहाँ पर? बताओ तो सही। 17 साल की उम्र तो ऐसी होती, 16 साल की बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं। अरे कम से कम आपका बच्चा नशे से तो बच गया। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ नशे की है। और 21 साल में किसको नौकरी लग गई है यहाँ पर? 21 साल में कुछ ना कुछ धन भी कमा के लाया। सबसे बड़ी बात, धन भी छोड़ दो, अगर इस तरह की ट्रेनिंग अगर आपने बच्चे को देनी है, जो ट्रेनिंग उधर लेके आएगा, तो आप कोई कोचिंग सेंटर में बच्चे को अगर 2-3 साल भेजेंगे तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बच्चा आपका, उसका ब्रेन इतना डेवलप होके आएगा
कि वो देखेगा कि आगे फ्यूचर में उसको कैसे चलना है, अपने परिवार को कैसे संभालना है, अपने गांव में उसने क्या करना है, रिश्तेदारी में क्या करना है, किस क्षेत्र में क्या करना। वो बच्चा अगर उसके लिए दुनिया की जो है आगे ऑप्शन रहेंगे, आरक्षण रहेंगे, जैसे पुलिस में भर्ती के लिए रहेगा, CRPF में रहेगा, कहीं सिक्योरिटी जॉब रहेगा, दुनिया के उसमें है। और बच्चा एक इसके काबिल हो जाएगा अगर कभी देश को ज़रूरत पड़ी, देशभक्त, देश की भी सेवा करेगा। इसमें क्या बुराई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। मैंने देखा बाहर देशों में, मैं बाहर रहा, मेरा ज़्यादातर जीवन बाहर घुमा, वहाँ तो तकरीबन हर देश में ये पॉलिसी है। ये भारतवर्ष में अभी आई, चाइना साथ में देख लो, उनके पास ऐसे पूरी जनता उनकी तैयार है। तो इसमें कौन सी बुराई है, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं सरकार की, इसमें कोई राजनीति करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आपने सही कहा कि 17 से जो 21 या 23 वर्ष तक जो बच्चे सेवा करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वैसे भी वो कहीं दुर्संगति में पड़ जाते हैं, तो उसके बचाव के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। और ऐसी कौन सी नौकरी है जो 4 सालों में 25-30 लाख बच्चे को कमा के दे दे? ये एक ऐसी फील्ड है, ये किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जहाँ आज मैं हूँ, कल कोई और था, आगे कोई और होगा। पर्सनल प्रॉपर्टी होती तो मेरे पास रहती है। तो ना तो इसमें हमारा कोई शत्रु होना चाहिए। देखो, राजनीति में शत्रुता बढ़ेगी तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा, अगर लोकतंत्र कमज़ोर होगा तो हमारा प्रदेश कमज़ोर होगा, हमारा देश कमज़ोर होगा। तो इसकी एक लिमिट है, लिमिट हम क्रॉस ना करें किसी के ऊपर बिना। जिसको चुनाव लड़ना, अब चुनाव आ रहे हैं, कौन रोक रहा है भाई? लेकिन आप किसी का सहारा लेके, गलत सहारा लेके, किसी का फ़ायदा उठा के आप ये नहीं लड़ें कि भाई मैं चुनाव लड़ो ना, सब लड़ो, कौन रोक रहा है? जीवननगर में सब लड़ो जिसको लड़ना है। मैं तो कहता हूँ कि ओपन है भाई, सबको हक है। तो आप अगर जनता पे आपको इतना भरोसा अपने, तो चुनाव लड़ो। लेकिन इनकी और पॉलिसी रहती है। अब वो देख रहे हैं, अब कई तो टिकट के चक्करों में है, टिकट मिले तो तुक्का लग जाए भाई। वो तुक्के वाली अब राजनीति नहीं है यहाँ पर। जनता इस चीज़ को समझ रही है, तुक्के वाली राजनीति हमने ख़त्म कर दी है। ये क्या सोचते भाई टिकट टिकट टिकट, अबे भाई टिकट के पीछे। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अभी जूनर में 8-10 कैंडिडेट कोई दूसरी पार्टी के भी खड़े हुए हैं, 2-4 इधर भी खड़े हो गए होंगे। चलो, मैं कहता हूँ सारे लड़ो ना, किसको प्रॉब्लम है? लेकिन आप एक दूसरे को नीचे गिराओगे तो अच्छी बात नहीं है। कभी कहते हैं कि वो राणा ने ये कर दिया, वो राणा ने कौन सा गलत किया यार? राणा ने दिल से लोगों की सेवा की। मैंने किसको इज्जत नहीं दी, ये तो बता दो, किसको मान सम्मान नहीं दिया? आज मातृशक्ति कौन सा ऐसा महिला मंडल है, हमने उसको धन न डाला, उनको मान सम्मान न दिया, सबको सम्मानित किया हमने? राणा ने कौन सा गलत कर लिया? राणा ने तो आज तक सैलरी भत्ता नहीं लिया, ट्रस्ट को दिया है, लोगों की मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने कौन सा गलत काम कर दिया? आप जो हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं। अब कभी इनको भी तकलीफ, भाई पार्टी ज्वाइन कर ली, अरे पार्टी ज्वाइन कर ली तो कर ली, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? जब पार्टी ने हमारा अच्छा काम किया, पार्टी की विचारधारा अच्छी है, पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसको कुछ को पता नहीं कौन कार्यकर्ता कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। ईमानदार, जो ईमानदारी से काम करे आगे बढ़ेगा। ये तो किसी के है ही नहीं ऐसा भाई। आज हम देखो, एक छोटा सा हमारा प्रदेश है, हमारे प्रदेश के जब मैं देखता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हमारे आदरणीय है, हमारे हिमाचल के हैं। इतना बड़ा हिंदुस्तान, एक छोटी सी स्टेट का जो है आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कितनी बड़ी खुशी होती है हमें, कितनी बड़ी पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी का, तो खुशी नहीं है? तो यही तो पार्टी है जिसमें जो ईमानदारी से काम करे आगे उठेगा। आने वाले, जैसे आपको टिकट बीजेपी का मिलता है और आप जीत के आते हैं जोगिंद्रनगर के लिए, आपके आने वाले क्या कुछ ऐसे प्रमुख काम होंगे जो जोगिंद्रनगर में आप करना चाहेंगे? आप तो मेरे टिकट के पीछे पड़ गए। और टिकट का फिक्र आपको क्यों है? टिकट नहीं, मतलब हमारा ये कहना है सर, टिकट का फिक्र क्यों है आपको? मुझे, मैं एक सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवक हूँ, समाज सेवी हूँ। जब मैंने कह दिया मेरा बाकी का जीवन मैंने अपने लिए जो करना था, प्रकाश राणा एक ऐसा विधायक है जिसने सैलरी भत्ते पे अपने ट्रस्ट को दे दिए, अपनी जनता को दे दिए। मैं जनता के लिए काम करूँगा, मैं करता रहूँगा जितना मेरे से होगा, और मैं रात दिन काम करूँगा। और मेरा जो भी मैं काम करता हूँ मैं ईमानदारी से करता हूँ। मैं आज जब अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ कि मैंने अपना लाइफ जो है एक जीरो से शुरू की, मैंने अपना जीवन जीरो से शुरू किया है, और जो कुछ है मेरा अपनी खुद की कमाई का है। आज किसी का मेरे ऊपर कोई एक पैसा नहीं है, ना तो मैं कोई अपने पिताजी के धन से मैं ऊपर उठा, ना मैं जीरो से अपनी एक लाइफ चालू की। जब मैं देखता हूँ कि परमात्मा ने मुझे यहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो मेरी यही है कि जब मैं अपनी जनता को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी एक पॉजिटिव सोच चलाऊँ, और मैंने कोशिश किया, मैं कभी भी नेगेटिव सोचते मैं चलता ही नहीं हूँ। मैं सबका भला करना चाहता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबकी ब्लेसिंग लूँ, मैं सबका आशीर्वाद लूँ। आशीर्वाद
और एक पॉजिटिव सोच अगर आपके पास है और आपकी सोच है कि मैंने सबकी ब्लेसिंग लेनी है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। और मेरा यही है, जो भी मैं काम ईमानदारी से करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ ब्लेसिंग लेने की। जनप्रतिनिधि पसंद करते हैं जो उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, ईमानदारी से करता है और उनके लिए ही कार्य करता है। मैं क्षेत्रवासियों को भी आपकी तरफ से मैं संदेश देना चाहता हूँ, पूरे हिमाचल को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम हिमाचली हैं। हमको पहले, सबसे पहले हिमाचल का भला कैसे हो वो सोचना चाहिए। चुनाव तो चुनाव होते हैं, सरकार सरकार बनती है। हिमाचल वालों को, क्षेत्रवासियों को हिमाचल को सोचना चाहिए कि आज हमारी आर्थिक स्थिति हिमाचल की अच्छी नहीं है, हम डिपेंड है केंद्र में, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है, आदरणीय मोदी जी, जिनका भरपूर आशीर्वाद इस हिमाचल को रहा है। मैं तो कभी कभी बड़ा कितनी बार आज हमारे प्रधानमंत्री हिमाचल में आए, आप बताओ इन 4-4.5 सालों में कितनी बार आए? कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक यहाँ पर आया? कोई देखा आपने? उनको यहाँ का लगन है, प्यार है, क्योंकि कुछ समय उन्होंने यहाँ हिमाचल में 4-5 साल अपने गुजारे हैं। यहाँ ये देवभूमि है हिमाचल, देवी देवताओं का आशीर्वाद उनको भी मिला है यहाँ से। उनके दिल में ये बात है, हिमाचल को कहते हैं कि मेरा अपना घर है। और हिमाचल को भी सोचना चाहिए कि इस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हम डिपेंड है केंद्र पर। हिमाचल को सोचना पड़ेगा, जो हिमाचल के हम लोग हैं, कि हमने वोट किसको करना है, हमारा हिमाचल का भला कैसे हो। ये दूसरी पार्टियों को वोट करके हिमाचल का भला होगा? जब मैं कह रहा हूँ कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आज तो हम ऐसी आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने का हमारे पास इतना धन नहीं है। जो कर्ज का बोझ हमारे ऊपर है, ये कर्ज को जयराम ठाकुर ने नहीं किया है, ये कर्ज पीछे से लेते आए। ये जो 12 से 17 तक का जो एक दौर रहा है, इसमें बहुत बड़ा कर्ज हिमाचल को हुआ है। आपको इस बात को समझना चाहिए कि इन्होंने 19,820,000 करोड़ कर्ज, जो 12 में जो सरकार आदरणीय धूमल जी की थी, वो 27,000 करोड़ पे, तो ये 47,000 करोड़, 20,000 करोड़ का कर्ज इन्होंने क्यों ले लिया भाई? 20,000, आज तो ये प्रॉब्लम है, कर्ज भरने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। जब मैं कहता हूँ कि हमारा इंटरेस्ट इस वक्त जो है 5,52 करोड़ है, तो वही बता दो कि 5 सालों में 25,000 करोड़ तो सिर्फ ब्याज देना है हमने, तो कहाँ से दोगे भाई? जयराम ठाकुर ने तो अभी 20,000 करोड़ भी नहीं लिया है, इन्होंने कैसे ले लिया 12 से 17 तक 20,000 करोड़? तो जैसे जैसे पार्टियां जो इस तरह, नहीं, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आर्थिक स्थिति को देखकर मेरे क्षेत्रवासियों और मेरे हिमाचल वासियों, हम हिमाचल हैं, हमारा हिमाचल मजबूत कैसे होगा जब हमारे पास आर्थिक स्थिति खराब है? हम केंद्र पे डिपेंड है, केंद्र पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सबको, इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करने के तभी हिमाचल का भला होगा, तभी हिमाचल ऊपर उठेगा। बाकी कोई दूसरा चारा नहीं है। ये जो इधर उधर की पार्टियां आ रही, ये दूसरी पार्टियां कैसे इसको चलाएगी? कहाँ से धन लाएगी? इनके पास क्या, अगर इनके पास कोई विजन होता तो ऐसे कर्जा करके जाते? विजन तो चाहिए भाई, कहाँ से इनको इनकम आएगी? ये तो ये हाल हो गया। अब आपकी कमाई आप रोज़ है, अगर आपका 500 आप दिन का आपकी इनकम है और आप 1,000-2,000 आपका खर्चा होगा, तो आपका घर चल पाएगा? तो इसीलिए इस भारतीय जनता पार्टी को हम रिपीट करें, मेरे पूरे हिमाचली वासी जो है, ताकि हम केंद्र से हेल्प लेकर इस कर्जे को भी उतारें और हम जो है हिमाचल का भी विकास करें। यही हमारे पास एक ऑप्शन है। जी, आपकी सोच विजन बहुत बड़ी है, लंबी है। कल को अगर आप पार्टी में रहते हैं, जीत के आते हैं, तो क्या आप कोई मंत्री पद आपको मिलता है जोगिंद्रनगर से, तो कौन से बड़े काम है हिमाचल के लिए आप करना चाहेंगे? आपने सोच रखी है अपनी बड़ी, क्योंकि हिमाचल के लिए आप कुछ करना चाहते हैं? भाई ये पार्टी के ऊपर होता है जी, ऐसा नहीं कोई मंत्री बन के ही आप सारे कार्य कर सकते हैं। विधायक तो भी कर सकते हैं, वहाँ विधानसभा लगती है, आपकी बात सुनी जाती है। आप क्या सोचते हो मंत्री बनेंगे तभी कार्य होंगे? सब सुनते हैं, बात चलती है, सुनते हैं, पता लगता है। मैं इसीलिए, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने जीरो से अपनी लाइफ चालू की और दुनिया में घूम के आया हूँ। तो हमारा एक एक्सपीरियंस है, आस्ते आस्ते हम बड़ा कुछ कर जाएंगे। हम एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन को पता है कि कैसे इनकम आती है और कैसे उसको, इनकम को कैसे जनरेट करना है और कैसे खर्च करना है। एक बिजनेसमैन उसको समझ सकता है। जो आर्थिक स्थिति की, जो फाइनेंस को समझने लगे, उसको सब पता रहता है, क्योंकि हमने बिजनेस किए, पहले कमाया तभी खर्च किए ना, तो हमें पता है कैसे इनकम करनी है और काफ़ी साधन है। अब हमने इसमें स्टेप रखा, इसको समय लगेगा। हम मंत्री बने नहीं बने, लेकिन हम बड़ा कुछ कर जाएंगे। मेरे पे एक विश्वास रखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ईमानदारी से उसको यूज़ करूँगा। और जब एक आदमी का विज़न ही होता कि मैंने इस अपनी बाकी का लाइफ अपने प्रदेश के लिए देना है। मैं दुखी हूँ, आज हमें कर्ज है। अब हम कहते हैं कि भाई आप बेरोज़गार है, आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है। आज जो हमारे 12-15 लाख बच्चे जो बेरोज़गार हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर एक कर्ज की मार हमें नहीं होती, अब 52 करोड़ अगर हम ब्याज नहीं भरते, तो इससे तो हम 10 लाख लोगों को रोज़गार दे सकते थे।
है समस्या है, इसको समझने की है। तो इसको मैं बड़ी गंभीरता से देख रहा हूँ। आगे चलकर हम बड़ा कुछ कर जाएंगे। जो धन्यवाद राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने विचार रखने के लिए।